दर्शकों को और पूरे देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इस वक्त हमारी आजादी जिस तरह अंधेरों से होकर गुजर रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें जल्दी हमको ये अंधेरी सुरंग खत्म हो और एक रोशनी की उम्मीद अगले बरस दिखाई दे, ये मेरी कामना है। बात शुरू करती हूँ आज पीएम के भाषण से। तो आज पीएम फिर एक नई पगड़ी में नजर आए। आज उनकी पगड़ी लाल और पीले दो रंगों में थी, जिसमें गोल चक्र बने हुए थे। और हर साल पिछले 10 साल से हम उनकी हर एक नई पगड़ी देखते जा रहे हैं। पगड़ी बदलती जा रही है, लेकिन उनकी सोच नहीं बदल रही है। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि प्रधानमंत्री पद के और प्रधानमंत्री कद का जो इंसान है, वो लाल किले जैसे एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर जहां का एक अलग मायने है, वहां पे तिरंगा फहराने का और वहां से स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने का, लेकिन उस मंच को प्रधानमंत्री ने एक चुनावी मंच बनाकर रख छोड़ा। अपनी सोच वो नहीं बदल पाए। पगड़ी हमारे भारतीय परंपरा और संस्कृति की बात बीजेपी के लोग करते हैं, तो वो जानते हैं कि पगड़ी जो होती है, वो इज्जत का प्रतीक मानी जाती है भारतीय समाज में। एक अलग सोच है, बहुत लोग उस सोच से भले सहमत हो ना हो, लेकिन एक जो प्रतीक है, मैं उसकी बात कह रही हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री अगर उस पगड़ी को अगर इज्जत का प्रतीक माने, तो उनको ये देखना चाहिए था कि आज भारत की इज्जत देश में, विदेश में क्या बन रही है, विश्व में हम किस तरह से हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। लाखों लोग जो हैं, हजारों लोग जो हैं, वो हर साल जो है विदेशों में जाने को वो हो रहे हैं कि हम वहां की नागरिकता ले लें। बाहर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। आप देश में लोगों को ना अच्छी पढ़ाई, ना अच्छी शिक्षा, ना अच्छा स्वास्थ्य, ना रोजगार, कुछ भी आप नहीं दे पा रहे। लेकिन पिछले 10 सालों से आप केवल बातें किए जा रहे हैं। और आज एक बार फिर लाल किले से उन्होंने 90 मिनट तक अपने मन की ही बात की और ये कह के गए कि मैं अगले साल फिर आऊंगा। क्या उनको देश के लोकतंत्र पर, इस देश की जनता के मताधिकार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? वो किस हक से ये बात कह सकते हैं? यह हक तो आप उन पर छोड़ दीजिए, जनता पर छोड़ दीजिए कि वो अगले साल किसे चुनती है। और ये आज का मंच जो है, वो चुनाव का मंच तो बिल्कुल नहीं था। मणिपुर पर उन्होंने बात की। आप क्यों नहीं ये बात कर पाए कि ट्रेन में जिस कांस्टेबल ने मेरे नाम पर लोगों को गोली मारी, मैं उस पर बड़ा दुख व्यक्त करता हूं कि मेरे नाम का ऐसा गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। मणिपुर पर बात करते हुए वो ये कह रहे हैं कि शांति बहाल हो रही। अगर शांति बहाल हो रही, तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि इसके लिए आपने क्या कोशिश की और आप वहां क्यों नहीं गए अभी। अगर बोलना ही था तो पूरी बातें बोल देते। आधी अधूरी बात छोड़कर, और उसके बाद क्योंकि वो आधी अधूरी बात इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आखिर में उनको आना है कांग्रेस पर, उनको परिवारवाद पर हमला करना है, तुष्टिकरण की बात मोदी जी कर रहे हैं। अभी उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने का जो एक नया शिगुफा छेड़ दिया। ये इस तरह के जो शिगुफेबाजी को लगातार करते जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो लाल किले से ये भाषण देकर उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उनकी बात को मान ले पूरी तरह से और अगले साल फिर उनको वोट दे दे। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही गलत रवैया है प्रधानमंत्री का। उनको ये इस बात पर, जब वो 10 सालों का हिसाब दिया आज के अपने भाषण में उन्होंने, और बताया कि मैं देश को कहां से कहां ले आया, तो ये भी बता देते कि 80 करोड़ लोगों को आखिर मुफ्त अनाज देने की नौबत क्यों आ रही है। उनकी काबिलियत तो तब साबित होती जब वो ये कहते कि मैंने इतने लोगों को रोजगार दे दिया और अब हमको मुफ्त राशन देने की जरूरत नहीं पड़ रही, कि हम लोगों को किसी भी तरह की खैरात के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, कि किसी सब्जे वाले को आजादपुर मंडी में दूसरे पत्रकार से एक अपना दर्द बयां करते करते रोना ना पड़े। ये नौबत क्यों नहीं आ रही? ये जो है, मोदी जी अपनी असफलताओं को बड़ी चालाकी से, अपनी बातों में, जुमलेबाजी में, शब्दों के वो बड़े बाजीगर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, और वो उसको बड़ी चतुराई से अपनी सारी नाकामी को ढांक लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस देश की जनता जो है वो रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी दो पंक्तियों के बीच का जो छुपा हुआ संदेश है, वो पढ़ना जो है बहुत अच्छे से जानती है और वो जवाब देती जी। में जो भक्ति युग जो है पूरा चला, मीरा जी और सूरदास और तमाम तुलसीदास, तमाम लोगों ने जो लिखा, वो हमारे बीच है। और वो हमको बताते हैं कि असली धर्म क्या है, मानवता क्या है, इंसानियत क्या है। अफसोस की बात है कि आज जो है जिस हिंदू धर्म को खतरे में बताया जा रहा है, वो हिंदू धर्म मुगल काल में कितना सुरक्षित था कि हमारे आराध्यों को लेकर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। खैर, जब कहानियों की बात उठी है, तो मैं एक कहानी, मुझे लोक कथा याद आ रही है कि जंगल में एक बार एक बंदर को
सब जानवरों ने मिलकर अपना राजा चुन लिया कि इस बार हम कुछ बदलाव चाहते हैं, बंदर को राजा चुन। और हुआ ये कि जंगल में आग लग गई। दावानल जो होता है कि आग बुरी तरह फैलने लगी। अब लोग जो जानवर हैं वो परेशान कि हम क्या करें, कैसे अपना बचाव करें। राजा के पास आए। राजा था बंदर। वो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने लगा, इधर से उधर उछल रहा है। तो जानवरों ने बोला कि महाराज, हम तो आपके आपसे शरण मांगने, आपसे रक्षा की उम्मीद करके आए हैं, आप इधर से उधर क्यों कूद रहे हैं? तो बंदर ने कहा कि भाई मुझे जो आता है मैं वो कर रहा हूं, बाकी आप लोग जानिए। तो आज जो आलम है वो यही है कि जिसे जो आता है वो कर रहा है, जिसे प्रेम फैलाना आता है, जिसे भारत को जोड़ने की बात करना आता है, जो भारत माता का सही अर्थ समझता है, जो भारत का विचार द आइडिया ऑफ इंडिया की समझ रखता है, वो अपना काम कर रहा है। जिसे धर्म की संकुचित समझ है वो अपना काम कर रहा है। और जिन्हें अपनी समझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, वो चल रहे हैं और बिना ये सोचे समझे कि वो किसके पीछे चल रहे हैं, और जब वो गड्ढे में गिरेगा तो इन लोगों का बचाव कौन करेगा। तो आज की हालत जो है वो ऐसी ही है। दूसरी बात जो आपने बोली कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण, ये तीन बुराइयों की ओर आज मोदी जी ने देश का ध्यान, दुनिया का ध्यान दिलाने की कोशिश की। और एक तरह से मेरा जो मैं ये कहूं कि उन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की। राहुल गांधी पर बहुत आरोप लग गए कि आपने विदेशों में जाकर भारत को बदनाम किया, आपने वहां जाकर लोकतंत्र के गिरावट की बात की, आपने सरकार पर उंगली उठाई। लेकिन आज मोदी जी ने लाल किले पर खड़े होकर क्या किया? दुनिया उनका भाषण सुन रही है और आपने दुनिया को यह बताया कि भारत में आज परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, तुष्टिकरण, ये तीन बुराइयां हैं। आपको तिरंगे के तीन रंगों, जिस तिरंगे के साथ सेल्फी लेने की बात, वो आज मोबाइल पर आप फोन लगाइए तो आपको पहले यही सुनाई देगा कि तिरंगे के साथ सेल्फी लीजिए। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। तो तिरंगे का अर्थ क्या है, ये आज मोदी जी को बताना चाहिए था देश के लोगों को। बताओ, प्रधानमंत्री, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो तिरंगे का इतिहास बताते। लेकिन उन्होंने क्या बताया? तीन रंगों की जगह तीन बदरंगों का जिक्र उन्होंने किया, और वो भी किस तरह से? संकुचित दायरे में। आपने परिवारवाद की बात की। पहले तो आपने लोग देश को परिवारजन कहा, अच्छी बात है। परिवार नाम की संस्था पर अगर आपका भरोसा हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या मणिपुर के लोग आपके परिवार के लोग नहीं है? क्या बिल्किस बानो जो है वो आपके परिवार की नहीं है? क्या उमर खालिद को अपना परिवार मानते हैं मोदी जी? ये तमाम सवाल जो हैं ये उनसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात उन्होंने की। अदानी तो बहुत बड़े हैं, उन पर तो मोदी जी सवाल शायद ही कभी उठाएं। मोरबी के बारे में उनका क्या ख्याल है? उनके अपने गुजरात में मोरबी का जो पुल गिरा था चुनाव के ठीक पहले, और उसमें किस तरह भ्रष्टाचार की बात सामने आई। और ऐसे तमाम किस्से हैं भ्रष्टाचार के। व्यापम क्या है मध्य प्रदेश में, उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते? तो जो अमलेंदु जी ने मणिपुर की बात की, वही जो किस्सा जो है वो बहुत पहले से दोहराया जा रहा है। बस्तर में और ऐसे तमाम आदिवासी क्षेत्रों में जो प्राकृतिक संपदा के धनी क्षेत्र हैं, वहां किस तरह नक्सलवाद जो है उसको खड़ा करके औद्योगिक घरानों को पूरी छूट दे दी गई कि आप यहाँ पे लूट मचाओ, और आदिवासियों को उनके ही जमीन से बेदखल करने की कोशिश की। मोदी जी कह रहे हैं कि मणिपुर में अगर कुछ होता है तो उसका दर्द महाराष्ट्र में होता है। तो ये दर्द उनके दिल से होकर क्यों नहीं गुजरा? मेरा सवाल ये। क्या मणिपुर के दर्द को समझने में उनको 3.5 महीने का लंबा वक्त लग गया? तो फिर वो किस बात के प्रधानमंत्री हैं? किस तरह वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, अगर उसे अपने मालिक की चिंता नहीं है? मणिपुर में अगर एकता की बात अगर वो कर रहे हैं तो क्या आज वो ये दावा कर सकते हैं कि अब कुकी और मैतेई लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई उनके बीच में दीवार नहीं खड़ी हुई है? जिस नफरत की दीवार की बात आपने की, मैं ये मान रही हूं कि उसको धर्मांधता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये तीन बुराइयां हैं, इनसे मोदी जी ने मजबूत करने की कोशिश की, उस दीवार को और बढ़ाया। वो चाहते तो इसके खिलाफ बोल सकते थे। अगर रामेश्वर को राहुल गांधी अपने घर खाने पे बुला सकते, तो क्या मध्य प्रदेश के उस आदिवासी युवक को मोदी जी अपने घर बुलाकर उसी सम्मान के साथ खाना खिला सकते हैं? पैर धोने जैसे पाखंड की जरूरत नहीं है। आप उनको अपने बराबर में बैठा के खाना खिला सकते हैं उसी प्रेम से। ये एक सवाल है मोदी जी से। और तुष्टिकरण की बात जो वो कर रहे हैं, तो ये तुष्टिकरण क्या शमशान और कब्रिस्तान की बात करने और कपड़ों से पहचान करने जैसे भाषणों में भी नहीं खोजा जाना चाहिए? मोदी जी कई बार अति आत्मविश्वास का शिकार तो वो लगते ही हैं। वो अपने ही शब्दों के बुने जाल में बुरी तरह फंस जाएंगे। ये खतरा जो है उन्हें समझ लेना चाहिए, उनके सलाहकारों को समझ लेना चाहिए।
जो उनको ये सलाह देते रहते हैं कि नहीं साहब आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और आप करते रहिए, तो कई बार जो होता है ये अति आत्मविश्वास जो है, दुनिया में बड़े-बड़े शहंशाह जो हैं, इसी आत्मविश्वास के कारण जो है, अति आत्मविश्वास के कारण खत्म हो गए। और इस तरह खत्म हुए कि उनका नाम लेना भी लोगों ने पाप समझने लगे। दुनिया में अभी ऐसे देश हैं, जहाँ पर इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को अभी नफ़रत की नज़र से देखा जा सकता है। तो ये मोदी जी को तय करना है कि 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद उनका नाम इतिहास में, भारत के इतिहास में किस तरह दर्ज हो। वो अतीत जीवी हैं और वो भविष्य की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान से आंखें चुराते हैं। पुरानी बातें करेंगे, 100 साल, 1000 साल पुराने भारत में क्या हुआ था और 1000 साल बाद इसकी बात मोदी हैं, आज की बात करने से वो बचते हैं। लेकिन वो कितना भी बच लें, समय जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। तो ये बात मोदी जी को कीजिए। जी, बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें